मान लो कि आप कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते सामने अचानक से सड़क पे एक इंसान दिख जाए आपको, और आप मोशन इन वन डायमेंशन कर रहे हो, तो आप लेफ्ट राइट मोड़ नहीं सकते, आपको सीधे ही जाना पड़ेगा। और सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टी तरफ देख रहा है, इसको आप देख नहीं रहे, तो हटेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको ब्रेक लगा करके कार को रोकना पड़ेगा। लेट्स से आपकी इनिशियली कोई स्पीड थी। अब यहाँ पे दो फिनोमेना होते हैं। पहली चीज तो आपने इंसान को देखा और ये प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है। अच्छा, वो देखा और फिर मेरे को ब्रेक दबाने हैं और मैंने ब्रेक दबाने का सिग्नल दे दिया और मेरे पैरों ने एक्चुअली ब्रेक दबाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम है ना। कुछ चीज मैंने देखी और फिर डिसीजन लिया और फिर कुछ एक्ट किया, तो मेरा रिएक्ट जो मैंने किया उसमें कुछ समय लग जाता है। तो उतनी देर तक तो ब्रेक लगाई नहीं, तो उतनी देर तक कार हमारी उसी स्पीड से चलती रहती है। यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे और इस पॉइंट पे आकर के मैं ब्रेक लगाता हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो हमारे पास टाइम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम पे हमने इस वक्त क्या किया, इस वक्त मैंने अप्लाई कर दिए ब्रेक्स। ब्रेक्स ठीक। अब जैसे ही मैंने ब्रेक लगा दिया था, मान के चलते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तक मैंने ब्रेक नहीं दबाए थे तो गाड़ी हम मान के चलते हैं सेम कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। तो यहाँ पर इस तरफ यू थी, यहाँ पर भी यू रहेगी, यहाँ पर भी इस तरीके से वो यू से आएगी, यहाँ पर भी वो यू से ही जाएगी। इस पॉइंट तक जब तक ब्रेक नहीं दबे हैं तब तक स्पीड यू ही रहने वाली है। फिर हमने ब्रेक दबा दिया। अब ब्रेक दबने के बाद क्या होगा, कार धीरे धीरे रिटार्ड होगी और यहाँ पर आकर के उसकी वेलोसिटी फाइनली हो जाती है 0। इस जगह तक आकर के रुक चुकी है ना, तो स्टॉप्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब इसको क्या बोला जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास इस तरफ स्पीड थी यू, यहाँ पे जाके मैं बोल सकता हूँ भाई v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये जो हमारे पास टाइम लगता है ना, इसको बोला जाता है दिस विल बी स्टॉपिंग टाइम। दिस इज स्टॉपिंग टाइम। कितना टाइम लगा गाड़ी को रुकने में। अच्छा इस पूरे दौरान हमारे पास वेलोसिटी इधर थी इधर थी इधर थी इधर थी, यहाँ पे आके 0 हो गई। तो मैं देखता हूँ वेलोसिटी आगे की तरफ ही थी लेकिन कम हो रही है। यहाँ पे हमारे पास रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पीछे की तरफ होती है, उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। अच्छा ये तो हमने टाइम की बात कर ली भाई, रिएक्शन टाइम है, स्टॉपिंग टाइम है। जितनी देर में हमने यहाँ पे गाड़ी चली है इसी को हम बोल देते हैं रिएक्शन टाइम था। इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास रिएक्शन डिस्टेंस। दिस इज रिएक्शन डिस्टेंस। रिएक्शन डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे, जितना रिएक्शन टाइम है उतनी देर हम चलेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू यू इनटू टी आर। तो टी आर क्या है हमारा, रिएक्शन टाइम। ठीक, फिर अब आता है हमारे पास सबसे ज्यादा काम की चीज, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ये वाला डिस्टेंस। रिएक्शन टाइम में जितना चलो रिएक्शन डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम में जितना चलोगे उसको क्या बोला जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब जब मैंने ब्रेक दबा दी वहां से लेकर के कार के रुकने तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, वही हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होता, यहाँ तक होता, इसका मतलब कार इसको उड़ा देगी। ठीक है, तो इसकी टक्कर हो जाएगी, फिर देखना आगे क्या करना है। तो सबसे ज्यादा सवाल इसी पे पूछा जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे पता करोगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन यूज होगी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर ये आप यूज करते हो तो इसमें आपको टाइम की जरूरत पड़ती है। क्या मुझे पता है यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है, मुझे वो एक्चुअली पता नहीं है, वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम वो सब चीजें नहीं करते, हम इक्वेशन यूज कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। साइन कन्वेंशन के साथ चलेंगे। वेलोसिटी फाइनली 0 हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u। हमारे पास देखो, इसको मैं मान लेता हूँ भाई, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ होगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है। प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है, देखो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव आने वाली है। अब मैं इसको a लिखूं, अगर मैंने a लिखा है मतलब एक नेगेटिव कांस्टेंट है, या फिर मैं यहाँ पे इसको माइनस a भी लिख सकता हूँ, जो मर्जी आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय s यहाँ से आ जाता है। ठीक है, s क्या हो गया, ये वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस, और यहाँ से आप देखोगे s की वैल्यू आती है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पे फील करने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पीछे की तरफ है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं है ना, तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि मोस्टली सवाल आपके इसी से होना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस वो होता है हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप चाहो तो इसे याद कर लो, नहीं तो डेराइव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। याद रखोगे तो चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। कई बार इनिशियल स्पीड को डबल कर देते हैं तो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। कई बार एक्सेलरेशन यानी कि ब्रेक कितनी जोर से लगे हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी डबल कर दी जाती है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू डबल हो जाती है। इस तरीके के वेरिएशन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इस बेस क्वेश्चन देखते देखो कितने सारे पूछे गए हैं। A car is moving with speed of 150 km per hour and after applying the brakes it moves 27 meter before coming to total rest. If the same car is moving with 1/3 of its original speed on applying brakes it will stop after traveling. तो देखो हमें पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो है u स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर। हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं चेंज हुआ है क्योंकि कार के ब्रेक्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी उतनी, एक्सेलरेशन उतना ही रहने वाला है। तो मैं लिख दूंगा भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर होने वाला है।
तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई S2 अपॉन S1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी U2 अपॉन U1 के स्क्वायर के बराबर। उसकी वैल्यू कितनी है? इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी थी 150, सेकंड केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 150 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना, फाइनली वाली ऊपर आने वाली है 150 डिवाइडेड बाय 3 सेकंड केस में। फर्स्ट केस में थी 150, ठीक है, इसका स्क्वायर होने वाला है। यहाँ पे आप देखो ये दोनों कट जाते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो जाती है 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। S2 की वैल्यू मुझसे जो पूछी है वो हो जाएगी S1 डिवाइडेड बाय 9 व्हिच इज इक्वल टू S1 कितना था 27 डिवाइडेड बाय 9 व्हिच विल बी इक्वल टू 3 मीटर। ये बन जाता हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरह के सवाल इतनी बार पूछे गए हैं कि पूछो मत। A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes at least after 2 मीटर। तो हमारे पास कोई कार चल रही है ना, अगर हमारे पास एक कार है जो इस तरफ चल रही है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर मैं ब्रेक लगा दूं वो यहाँ से जाती है 2 मीटर कम से कम चलेगी। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ S1 जो कि हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है फॉर केस नंबर 1। अच्छा, हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? S इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन 2 है। बहुत ही सिंपल सवाल है। इनिशियल स्पीड बोल रहे हैं कि भाई जब वो 80 की स्पीड से चलती है तो मिनिमम उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होने वाला है? स्टॉपिंग डिस्टेंस पता करना है। सेकंड केस में वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 8 मीटर और बहुत ही सिंपल है। देखो सेम कार है, सेम ब्रेक से है, कुछ बोला नहीं है ब्रेक के बारे में, तो हमें मानना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो हम लिख देंगे S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। यहाँ से मुझे पता चलता है S2 अपॉन S1 विल बी इक्वल टू U2 अपॉन U1 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे केस में वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल 80, पहले केस में थी 40, इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाता है 2 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4। यहाँ से मुझे पता चलता है S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1 व्हिच इज इक्वल टू 4 इंटू S1 कितना था 2 मीटर व्हिच इज इक्वल टू 8 मीटर। ये बन जाता है हमारा करेक्ट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट ना हो तो उस केस में हम जो मोशन की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम उसको बोलते हैं यार ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो ये इक्वेशंस हमेशा वैलिड होती है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है और हमारे पास वो तीन फेमस इक्वेशन आती हैं, s = ut + half at square, v = u + at and v = u ² + 2s। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ऐसे केस में क्या करना है? सबसे पहली चीज हमारे को लिखना है a इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे केस में हमारे पास क्या क्या रिलेशन आया था? हम वेलोसिटी को हमेशा लिखते हैं dx अपॉन dt, हम एक्सेलरेशन को हमेशा लिख देंगे dv अपॉन dt, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो भी होता है। यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आया था, देखो जैसे मुझे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा dx से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा dx से। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज क्या बन जाती है dx अपॉन dt, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी v के बराबर, v dv अपॉन dx हमारे पास ऐसे रहता है ना, dx अपॉन dt बन जाता है वेलोसिटी, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। ये कुछ रिलेशन है जिनकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The motion of a particle follows the equation t is equal to under root x plus 4. What will be the velocity of the particle at t is equal to 4 सेकंड? देखो यहाँ पर में क्या बोला गया है, t is equal to under root x plus 4। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। बेसिकली x अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टाइम t होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाती है d ऑफ f जो कि हमारा टाइम का फंक्शन है डिवाइडेड बाय dt। अब यहाँ पर हमारे पास x टाइम का फंक्शन नहीं है बल्कि टाइम को x का फंक्शन दे दिया है, थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम इसको कुछ रीअरेंज करेंगे, x को फंक्शन ऑफ टाइम लिखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, t की वैल्यू 4 रखेंगे, आंसर दिखा देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व कर दें। देखो यहीं से इसे मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, मेरे पास रूट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t - 4। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है t - 4 का स्क्वायर इस तरीके से, या फिर आप इसी को लिख सकते हो भाई x की वैल्यू जाती है t² + 16 - 8t। t की अलग अलग वैल्यूज डालते जाओ, x की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब मैं लिख सकता हूँ मेरे पास आ गया है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। करेक्ट। वेलोसिटी पता करनी है, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, कर दीजिए इसे डिफरेंशिएट, हमें करना है d/dt ऑफ t² + 16 - 8t। डिफरेंशिएट करो भाई, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 16 का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, माइनस 8t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8 एज इट इज आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा 1। दिस टर्न्स आउट टू बी
2t माइनस 8। अच्छा, हमसे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पूछिए, तो यहाँ पे आप t की जगह 4 रख दोगे तो 4 into 2 minus 8 which is equal to 0 and 0 becomes our correct answer। तो इतने